एक लड़का डीएम ऑफिस के सामने जाकर सुबह में ही बैठ जाता है और इंतजार करता है एक लड़की का। 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं। चौथे घंटे में उस लड़के को रहा नहीं जाता है तो डीएम हाउस के अंदर चला जाता है और डीएम साहब से हाथ जोड़ के बोलता है, जो वहां के डीएम रहते हैं उनका नाम रहता है अविनाश कुमार। बोलता है, डीएम साहब क्या आपने हमारी ऋचा सोनी को देखे हैं? तो डीएम साहब भी चकित रह जाते हैं कि आखिर में बंदा कौन है और ये क्या बोल रहा है। तब दोबारा वो लड़का बोलता है कि डीएम साहब क्या यहाँ पे ऋचा सोनी नाम की कोई लड़की आई थी, आप एक बार फाइल चेक कीजिए, क्या कि वो चली गई हैं या आने वाली हैं। तो डीएम साहब कुछ टाइम के लिए सोचते हैं, फिर फाइल निकाल कर देखते हैं और देखते हैं वहां पे कि हाँ वो लड़की आके चली गई रहती है। फिर डीएम साहब पूछते हैं कि आखिर में मामला क्या है, बात क्या है, तुम बताओ। तो जो लड़की रहती है वो बाहर लड़का बैठा रहता है, पीछे के दरवाजे से आई रहती है, पीछे के दरवाजे से चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते जो मीडिया के जो लोग रहते हैं उनसे नहीं बच पाती है और मीडिया में खबर आता है तो लोगों को पैरों तले से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि ये जो लोग भूलते थे उनको भी ये कहानी भूलने नहीं देता था। और आज की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है और उत्तर प्रदेश की झांसी की कहानी है जो एकदम सच्ची है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज एक नई कहानी में मैं सुपर फास्ट स्टोरी में आप लोग का स्वागत करता हूं और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को कहानी में सुनाऊं और आप लोग अपना राय जरूर दें। चलिए, सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश झांसी का है। वहां का एक रहने वाला लड़का रहता है जिसका नाम रहता है नीरज विश्वकर्मा। नीरज विश्वकर्मा एक कारपेंटर रहता है, बोले तो एक बढ़ई का काम करते हैं। और कुछ साल पहले 2018 में उन्हें अचानक रोड में एक लड़की देखती है। लड़की बहुत अच्छी लगती है तो जो नीरज विश्वकर्मा रहते हैं उस लड़की को और देखते हैं और लड़की भी इनकी ओर देखती है। फिर बाद में नीरज शर्मा विश्वकर्मा ये सोचते हैं कि दोबारा एक बार और मुलाकात हो जाए। फिर ऊपर वाला जो चाहता है वो होता है, फिर से दोबारा भी इन लोग का मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद क्या होती है, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे बात होता है। धीरे धीरे बात होने के बाद इन लोग का ऐसे चलते 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 4 साल बीत जाता है। मतलब इन लोग का मुलाकात 2018 में हुआ रहता है। 2018 से जब 2022 आ जाता है तब नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी जो उनसे कुछ ही थोड़ा सा दूर पर रहती है, ये लोग राय बनाते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं कि हम लोग शादी करेंगे, चाहे दुनिया, चाहे समाज, चाहे कोई कुछ भी बोले, अब हम लोग को एक साथ में रहना है। फिर क्या होता है, 6 फरवरी का वो दिन आता है 2022 का, जब ऋचा सोनी और नीरज विश्वकर्मा वही के एक थोड़ा से दूर पे एक मंदिर में लोग शादी करते हैं। उसमें घर वाले जो रहते हैं, घर वाले लोग गुस्सा रहते हैं, नाराज रहते हैं। कुछ लोग उसमें से जो राजी रहते हैं वो लोग शादी में आए रहते हैं, कुछ लोग राजी नहीं रहते हैं तो लोग शादी में नहीं आए रहते हैं। उन लोग का ये मानना था कि जो ऋचा सोनी है वो पढ़ने में बहुत तेज है और बहुत खूबसूरत है और सभ्यता वाली लड़की है और अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके खानदान भी अच्छा है, घर वाले भी अच्छे हैं। और जो लड़का रहता है, लड़का भी अच्छा रहता है, लड़का सब चीज अच्छा रहता है, लेकिन लड़का जो काम करता है वो एक दिन का 500 रुपए। और आप लोग सोच सकते हैं कि जो बढ़ई का काम, कारपेंटर का काम करता था, बस काम की वजह से लड़की घर वाले लड़के को पसंद नहीं करते थे। फिर होना क्या था, लड़के अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। घर वाले में से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग उस शादी में नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे कर करके 2022 से 2023 आ जाता है। फिर इन लोग का खूब अच्छे से जो भी चीज था चल रहा था, मैरिड लाइफ चल रहा था, ये लोग बहुत खुश थे। 2023 जब आता है तो आजू बाजू को भी लोग मिसाल देते हैं कि हाँ चलो जो इन्होंने लोग किया वो करके दिखाया, एक साथ में आज ये लोग खुश रह रहे हैं। 2023 में वो दिन आता है जब ऋचा सोनी बोलती है अपने पति नीरज विश्वकर्मा से, जिनसे शादी की रहती है, कि एक बात आपसे बोले। तो लड़का बोलता हाँ बोलो।
तो बोलती हैं कि मेरे को अभी भी पढ़ने का बहुत मन करता है और मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। अपना मार्कशीट भी जो मतलब पढ़ी रहती है वो भी दिखाती है कि मैं इतना इतना चीज आया था, अब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप क्या कहते हो? जो नीरज विश्वकर्मा रहते हैं यार, भले मिडिल क्लास हम आदमी है, चाहे हम लोग जो भी काम करते हैं, लेकिन जिसे सच्चे दिल से हम लोग मानते हैं ना, उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। नीरज विश्वकर्मा उस टाइम ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं जितना मेरे से होगा मैं तुम्हारे पे खर्चा करूंगा, जितना मैं कमाता हूं चाहे कैसे भी लाकर तुमको पढ़ाऊंगा। तुमको आगे पढ़ना है, तुम आगे पढ़ो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। फिर 2023 में ऋचा शर्मा का एडमिशन हो जाता है और उसी टाइम ऋचा शर्मा कोचिंग भी करती हैं। तो उत्तर प्रदेश 2023 में लेखपाल का भर्ती निकलता है उसी टाइम। तो ऋचा शर्मा अपने पति से बोलती हैं कि मैं लेखपाल का वैकेंसी जो आया है मैं उसमें एग्जाम दूंगी, उसको क्लियर करूंगी। तो जो नीरज विश्वकर्मा रहते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा है, तुम जैसा करना चाहती हो करो, मेरा फुल सपोर्ट है, पैसे की टेंशन नहीं लेना, मैं भले 500 कमाता हूँ, कम खाऊंगा, लेकिन तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे से अपने पत्नी ऋचा सोनी को पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं और ऐसे कर करके साल आ जाता है 2024। 2024 का एक दिन आता है जब मालूम रहता है कि इस दिन रिजल्ट आएगा और सब कोई मालूम होता है कि मैं पास हूं या फेल होऊंगा, किसी को भी मालूम नहीं। रिजल्ट आएगा तब मालूम चलेगा। तो जो ऋचा सोनी रहती है उनसे ज्यादा खुश उनके पति रहते हैं और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि हमारी जो पत्नी है ऋचा सोनी वो पास हो जाए। लेकिन बोलते हैं ना यार, जो चीज दिल से किया जाएगा उसमें ऊपर वाला भी साथ देते हैं। फिर 2 जनवरी 2024 का वो दिन, वो रिजल्ट आता है जिसमें जब लिस्ट में देखा जाता है तो ऋचा सोनी का भी नाम रहता है। अब इधर होना था क्या, सब घर में ससुराल से लेके यहाँ तक सब कोई खुश, सब कोई मिठाई बांटे गए, सब कोई हैप्पी है, सब कोई खुशी मना रहा है। अब एक सोच सकते हैं जो लव मैरिज शादी हुआ 4 साल बाद हुआ, फिर 1-2 साल बाद कोई गवर्नमेंट जॉब लगना, वो भी लेखपाल का, तो अपने आप में गांव के आदमी में यार एक अलग से एक शक्ति आ जाता है। आजकल तो हमारे गांव में यार चपरासी के लिए भी लोग 100 लोग लाइन लगाते हैं। अगर चपरासी का भी जॉब मिल जाए तो सीना तान कर चलते हैं, मैं ये जॉब करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे तो लेखपाल की भर्ती थी। बहुत लोग खुश होते हैं, गाँव के लोग भी खुश होते हैं, चलो बेचारे ने मेहनत किया, उसका पति बहुत अच्छा है जिन्होंने पढ़ाया। क्योंकि बहुत से लोग तो बोलते हैं कि पढ़ना ही नहीं है, लेकिन नीरज विश्वकर्मा जो रहते हैं मैं उनके फिर से बोलता हूँ, भाई को सैल्यूट करता हूँ। भाई ने बहुत पढ़ाया, बहुत एक आम आदमी ने अपने बीवी को इतना सब चीज किया। लेकिन जब 2 जनवरी को जब ये चीज आता है, रिजल्ट आता है, सब कोई खुश रहता है, ऐसे ऐसे करके आता है तो ज्यादा दिन नहीं बीता रहता, 15 दिन या 14 दिन बीता रहता है। 18 जनवरी 2024 का दिन आता है जब ऋचा सोनी अपने पति से बोलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, कुछ काम है और मैं नाइट में नहीं आ सकूंगी, आप मेरा इंतजार मत करना। तो उस टाइम तो जो नीरज विश्वकर्मा रहते हैं बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन रात में जब वो घर पे नहीं आई तो ये भी टेंशन में पड़ जाते हैं और सुबह अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों से, सहेलियों से, अपने ससुराल में भी जाकर पूछते हैं क्या ऋचा सोनी यहाँ पे आई है? तो लोग बोलते हैं नहीं आई है, क्या बात है? तो बताते हैं कि कल बोल के गई और इतना टाइम हो गया नहीं आई, मेरे को डर लग रहा है कुछ हादसा मत हो जाए, कुछ अनहोनी मत हो जाए, इसके लिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, अब मेरा दिल मान नहीं रहा है। सब जगह पूछने के बाद ऋचा सोनी का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर लास्ट में नीरज विश्वकर्मा करते तो क्या करते, उठे और चले गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जब गए तो वहां पे जाके जो दरोगा साहब थे, दरोगा साहब से रिपोर्ट लिखवाई, उनको सब बात बताया कि मेरा बीबी इतना दिन पहले यहाँ से गई और अभी तक घर पे नहीं आई, मेरे को नहीं मालूम किधर गई, फोन भी नहीं लग रहा है, किधर है। तो आप लोग जानते हैं पुलिस का भी एक फॉर्मेलिटी रहता है, फोटो लाइए, फोटो है तो नंबर दीजिए, सब चीज। उस दरोगा साहब को मैं दिल से फिर से सैल्यूट करता हूं और आप उनके लिए एक लाइन जरूर लिखिएगा। दरोगा साहब मात्र कुछ ही घंटे में ऋचा सोनी को पुलिस स्टेशन में हाजिर कर देते हैं। सोच सकते हैं मेरे भाई, इसलिए बोलता हूँ यूपी पुलिस सबसे बेस्ट है मेरे भाई। अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो उसको कुछ घंटों में, मिनटों में हाजिर कर देंगे। कुछ मिनटों में झांसी पुलिस जो वहां का दरोगा साहब रहते हैं वो लोग हाजिर कर देते हैं और नीरज विश्वकर्मा को बुलाया जाता है।
यहाँ पर आकर नीरज विश्वकर्मा जब बोलता है अपनी पत्नी को, कहाँ तुम चली गई थी, चलो मैं बहुत परेशान था, तब वहां पे उनकी पत्नी ऐसी बात बोलती है जो आप लोग सुनेंगे तो यार दांतों से जीभ कट जाएगा आप लोग का। वहां पे ये बोलती है वो कि सर मैं इनके साथ में नहीं जाऊंगी और ये मजदूरी करते हैं और मैं अभी अच्छे पोस्ट पे हूँ, अच्छी काम करके अपनी मेहनत से चीज पे बन गई हूँ और मैं इनके साथ में नहीं रहूंगी। हमारा लव मैरिज एक मतलब गलती से हो गया, हम लोग शादी गलती से हो गया, मैं इनके साथ में नहीं रहूंगी। जब ये बात नीरज विश्वकर्मा जब वहां पे पुलिस स्टेशन में जब ये चीज सुनता है कि हमारी बीवी बोल रही है कि मेरे साथ में नहीं जाऊंगी और अभी देखो गवर्नमेंट जॉब मिले भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अपना रंग दिखाने लगा, तो नीरज विश्वकर्मा वहीं पे फुट फुट के रोने लगता है। आप लोग सोच सकते हैं यार जब एक आदमी रोता है तो कितना दर्द होता होगा बेचारे को। फुट फुट कर रोने लगता है, अपने बीवी से वहां तक बोलता है कि चलो जो भी हुआ तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे मानूंगा, तुम चलो मैं सब बातें भूल जाऊंगा, तुम जिस तरह बोलोगी जिस शर्त पे बोलोगी, लेकिन तुम मेरे घर पे चलो, मेरे साथ में रहो। लेकिन वो बोलती है कि मेरे को नहीं जाना है। फिर वहां से वो चली जाती है। अब पुलिस वाले भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीरज विश्वकर्मा ये रिपोर्ट लिखवा रहे थे कि हमारी बीवी कहाँ चली गई है, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। पुलिस वालों ने अपना काम अच्छे से बाकायदे से किया, तो फिर से पुलिस के लिए एक लाइक बनता है और सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। अब यहाँ से नीरज विश्वकर्मा वहां से उठते हैं और चले जाते हैं फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में जब जाते हैं तो फैमिली कोर्ट में भी जब जज साहब लोग के सामने जब ये वाक्य आता है, जब जज साहब भी सुनते हैं तो वो लोग भी उसमें केस चलता ही रहता है, लेकिन वो लड़की ऋचा सोनी जो है वो तैयार नहीं रहती है नीरज विश्वकर्मा के साथ में घर जाने को, उनके साथ में रहने को। फिर ऐसे ऐसे नीरज विश्वकर्मा बेचारा अकेला रहने लगते हैं। फिर लड़की भी जाने लगती है। अब उनको तो तारीख पे जाना है, आना है। फिर नीरज विश्वकर्मा ये सोचते हैं कि कभी किसी दिन ऐसा कुछ टाइम मिल जाए जिससे मैं ऋचा सोनी से अकेले में बात कर सकूं, उसको मना सकूं, चाहे जैसे भी माने उसको घर ला सकूं। लेकिन ऋचा सोनी तो कहीं मिलती नहीं थी। फिर इनको पता चला, कोई इनका दोस्त बोले कि अभी जो लेखपाल का वैकेंसी का रिपोर्ट आया है, मतलब रिजल्ट आया, ये लोग पास हुए, अभी इन लोग का नियुक्ति का मतलब वो नहीं पता चला है। एक दिन आएगा जब ये लोग डीएम हाउस में जाएंगे और डीएम साहब इन लोग का नियुक्ति पत्र देंगे, कहाँ कहाँ पे तुम्हारा मतलब किसका किसका कहाँ पे है। तो नीरज विश्वकर्मा उस दिन का इंतजार करता था कब वो दिन आएगा। आते आते एक दिन आया, उनके दोस्त फोन किए, बोले कि ये दिन तुम चले जाओ डीएम हाउस में और डीएम साहब सबका नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देंगे, बांटेंगे। अब यही सोच के सुबह से जाके बेचारा नीरज विश्वकर्मा डीएम हाउस के बाहर छुप के बैठा था कि मेरी पत्नी ऋचा सोनी अगर आ जाएगी तो कैसे भी उसको मना लूंगा, कैसे भी उससे एक बार बात कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे तो होता है कुछ और। 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, बेचारा कितना इंतजार करेगा। सब कोई अंदर आता है जाता है, इसको तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी बीवी ऋचा सोनी इसमें आई है कि नहीं है। लेकिन हाँ, सब लेखपाल आके जब अपना नियुक्ति पत्र लेके गए हैं तो रहा नहीं जाता है, तो अंदर चला जाता है और डीएम साहब से बोलता है, जो वहां के डीएम रहते हैं उनका नाम रहता है अविनाश कुमार, जो डीएम साहब रहते हैं वहां का। उनसे जाकर बोलते हैं कि क्या मेरी ऋचा यहाँ पे आई थी। डीएम साहब भी सोचने लगते हैं ये कैसा बात कर रहा है आदमी। फिर बोलते हैं कि सर थोड़ा एक बार देखिए, क्या ऋचा सोनी नियुक्ति पत्र लेने के लिए आ चुकी हैं या जा चुकी हैं। तब डीएम साहब देखते हैं, बताते हैं कि नहीं वो जा चुकी हैं। तब ये सब वाकया वो लड़का डीएम साहब को बताता है। तो यही सब कहानी है और सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है मेरे भाई। अब वहां पे डीएम साहब भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीएम साहब के अंदर अभी ये चीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस केस है और ऑलरेडी ये फैमिली कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो जो भी होगा सुनवाई वहां से होगा। डीएम साहब भी कुछ नहीं करते और नीरज विश्वकर्मा का दर्द भी कोई भी नहीं समझ सकता मेरे भाई। आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ तक आजकल तो अगर कोई शादी होने के बाद कोई बोलता है कि मेरे को पढ़ना है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं अच्छे अच्छे वाले जो पैसे कमा रहे, बोलते हैं कि तुम पढ़ के क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे भाई देखिएगा, नीरज विश्वकर्मा का हिम्मत का दाद देते होंगे आप लोग आज जज्बा को, जो इतना होने के बाद भी अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए और इतना होने के बाद भी अपनी बीवी को रखने के लिए, मनाने के लिए तैयार है। तो आज की कहानी यही थी कि देखिए कैसे जॉब मिलने के बाद मतलब
पति छोटा हो गया, जो काम करके बीवी को पढ़ाया वही काम बीवी को अब अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा पति मजदूरी करता है, वो बढ़ाई का काम करता है, वो ये चीज काम करता है। अब आगे जो भी होगा फैमिली कोर्ट से और जो भी उधर का मामला होगा तो फिर न्यू जो भी आएगा स्टोरी, जो भी न्यूज मालूम होगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो आज की कहानी यही थी जो उत्तर प्रदेश झांसी की है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर गलती किसकी है। क्या नीरज विश्वकर्मा ने कोई चीज फर्ज निभाने से चूका? हर एक फर्ज निभाया। क्या कुछ ऐसा उन लोग को बीच में हुआ होगा जो ऋचा सोनी को अच्छा नहीं लगा होगा कि नहीं मेरे को इस आदमी के साथ में नहीं रहना है? तो इस कहानी का सुनाने का बस एक ही उद्देश्य है मेरे भाई, जिंदगी में कुछ भी कीजिए आप लोग, चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे तीन आए, चाहे छह आए। लीडो से एक बात आप लोग सीखिएगा, जब आप लीडो खेलते हैं हर आदमी चाहता है कि मेरे हिस्से में 6 है, लेकिन 6 नहीं आता। एक आता है फिर भी चलना पड़ता है, 2 आए फिर भी चलना पड़ता है, 4 आए फिर भी चलना पड़ता है, 6 है तो भी चलना पड़ता है। सेम जिंदगी का मेरे भाई, जिसके जिंदगी में जैसा चीज है उसको लेकर हमेशा चलिए, छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप एक नहीं चलेंगे ना तो एक कदम और आप पीछे रह जाएंगे। और इसमें यूपी पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं जो ऋचा शर्मा को कुछ घंटों में ये हाजिर कर दिए, और उनके लिए जय हिंद। तो जितने भी लोग हैं मेरे भाई लोग, कहानी अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। और फिर से मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी काम करके आया, संडे है, अभी मार्केट भी नहीं गया मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जिंदगी में भाई बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके कहीं पे से कहीं आदमी जाता है। अभी मैं सोचा कि जल्दी जल्दी स्टोरी ऑलरेडी लिख के रखा हूं मैं, और वीडियो बना लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।